बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसको आपके सामने एलैबोरेट कर दें कि जो मिसकंसेप्शन है ना हमारे दिमागों में और लोगों के दिमाग में कि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में खट्टा ना खाओ, वो सही नहीं होता। और अगर बहुत ज़्यादा कोई लड़की वॉमिट कर रही है तो उसको कहते हैं कि बेटा पैदा होगा, और बेटे के हिसाब से जो है ना उसको बातें करना शुरू कर देंगे, या बेटी पैदा होगी तो जो है ना लड़की जो है ना खाना पीना छोड़ देगी, ठीक है। और जो पहले जो नाना और दादा इस तरह के लोग होते थे ना, और जो नानियाँ दादियाँ होती थी, वो फ़ौरन देखते ही पहचान लेते थे और बता देते थे कि हमारी जो बेटी या बहू है उसको जो है ना कौन सा मिलेगा वर, बेटा या बेटी क्या मिलेगी, तो वो पहले ही बता देते होते थे। मगर आजकल डॉक्टरों से पूछा जाता है तो भाई मुझे लगता है ये तुक्के होते होंगे पहले भी नानी के दादी के, ये तो खैफ का आलम है, ये तो अल्लाह को ही इसके राज पता होते हैं। मगर खैर हमें अभी भी आजकल भी इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, लोग लड़कियां घरों में इस तरह की बातें सुन रही होती हैं। तो आज हमने इन चीज़ों को दूर करना है कि क्या चीज़ जो गलत मिथ के हिसाब से फैली हुई हैं और क्या चीज़ सही है जो हमें करनी चाहिए प्रिकॉशंस के लिए, जो घर की बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या है। आज हम प्रेगनेंसी के हिसाब से बात करेंगे। जो मेहमान हमने यहाँ पर मधु की हैं वो है हमारे पास डॉक्टर रबीका रिजवान, हमारे शो पे आती ही रहती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज़ वेरी हम्बल पर्सन, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो मिथ्स है जिसके बारे में लड़कियों से बात कर करके पहली लड़कियों को डरा दिया जाता है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, यूँ करोगी तो यूँ हो जाएगा, ऐसे बैठोगी तो ये मसला हो जाएगा, ऐसे होगा तो डिलीवरी में ये टेंशन हो जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, फिर आगे चलते हैं। जी, सबसे बड़ी मिथ प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही ये होती है कि आपने 2 लोगों के बराबर का खाना खाना है। हाँ, यानी अब 2 लोग हैं, बच्चे के बराबर का भी और साथ आप अपनी भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल पेशेंट ने या किसी भी खातून ने अपने ही बराबर का अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही खाना खाना होता है। बच्चा जो वजन पकड़ता है वो आखिरी महीने में पकड़ता है। बच्चा शुरू में माँ से उतनी ही तवानाई एनर्जी ले लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के बराबर का खाएं। फिर ये मिथ है कि अगर नमकीन की क्रेविंग हो रही है तो बेटा पैदा होगा, मीठे की क्रेविंग हो रही है तो बेटी है, या अगर पेट बहुत लटका हुआ है तो वो बेटी है। तो ये भी सब मिथ्स हैं। साइंस ने ऐसी कोई इजाद नहीं की, ऐसी अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई कि आपकी इन क्रेविंग्स की वजह से हम जेंडर प्रिडिक्शन कर सके। खट्टा खाने का दिल कर रहा है, ये बर्फ खाने का दिल कर रहा है, तो ये फिर उसके बाद जितने अल्ट्रासाउंड कराएंगे उतना हमारे बच्चे में माजूरी हो जाएगी। What? ये भी एक मिथ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। हम रोज भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग नहीं करवाते, करने नहीं देते। ये मिथ है, लोगों को लगता है कि जितना अल्ट्रासाउंड कराएंगे बच्चा माजूर हो जाएगा। मगर कुछ स्टेजेस में तो ज़रूरी है जहाँ पे डॉक्टर्स करवाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। शुरू का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है जिसमें हमने देखना होता है कि हमल ट्यूब में तो नहीं ठहर गया। अच्छा। फिर उसके बाद 5वें महीने में हम एनॉमली स्कैन कराते हैं माजूरी देखने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आखिरी दिनों में जाके हम ग्रोथ स्कैन कराते हैं। तो जितने मर्जी आप अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई माजूरी नहीं होगी। अच्छा। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिथ है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई तो मियाँ बीवी की सेक्सुअल इंटीमेसी भी नहीं होगी। अब मियाँ बीवी मिल नहीं सकते, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमने बेड रेस्ट करना है। जितना हम बेड रेस्ट करेंगे हमारा हेल्दी बेबी पैदा होगा। जो लोग प्लान कर लेते हैं वो तो फिर बिल्कुल ही स्ट्रॉमे में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छी है मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत अच्छी है। प्रेगनेंसी में वॉक करें, चलें फिरें, घर के कामकाज करें। अब कुछ लोग इस तरह शुरू हो जाते हैं आखिरी दिनों में कि सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास आएंगे, डॉक्टर साहब हम तो पोछा भी लगा रहे हैं बैठ के, हम डक वॉक भी कर रहे हैं, हम सीढ़ियाँ दिन में 10 दफा 15 दफा चढ़ उतर रहे हैं ताकि हमें नॉर्मल लेबर पेन्स आ जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल अच्छा, गलत जो है। मैरिटल अफेयर्स होते हैं इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ी सी खुल के बात करूंगी अभी, कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो मर्दों में देखने को मिलते हैं, शिकायतें मिलती हैं, वो इसी वजह से मिलती हैं क्योंकि जिस टाइम पे औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में होती है, तो उस टाइम मियाँ जो है कहीं और नैन मटक्का कर लेता है, या तो दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कोई और गर्लफ्रेंड बना लेता है, या फिर कोई बुरे कामों में पड़ जाता है, और आपको पता है विच इज़ नॉट नाइस। तो वो ये चीज़ें एक्चुअली हमें हमारे घर से सुनने को मिलती है ना। ये डॉक्टर्स नहीं आपको कहते, कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये कहीं आप नहीं सुनेंगे। मगर ये घर में हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारे घर की अम्मियाँ, ये जो फैमिली चचियाँ, बहनें, ये वाली इस तरह की बातें कर करके लड़की को पहले कान भर देंगी, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसे भी नहीं, वो ऐसे भी नहीं। तो जो है ना
प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, अभी भी बच्चा हुआ है, या तूने साल ट्राई करने के बाद अब बच्चा हुआ और तुम ये देखो ऐसे नहीं करना, इस वजह से प्रेगनेंसी जो है ना ख़राब हो सकती है। अब बच्चियों को तो वो जो पहला बच्चा या दूसरा बच्चा डरा डरा के बच्ची को हाल कर, फिर इन चक्करों में शिकायतें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसा और डिवोर्स तक रेट आ जाती है कि बच्चा पैदा भी हो गया, माँ भी है, और बच्चा जो है ना वो लेके अकेली पाल रही है क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, उनका दिल कहीं और लग गया। तो इसके बारे में भी ज़रा अवेयरनेस आज आप दें। जी बिल्कुल, मैं ये बताऊंगी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मना नहीं है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि कोई बहुत झटका ना लगे, या थोड़ा बहुत ट्राइमेस्टर वाइज हम पोजीशंस गाइड कर देते हैं, वो भी डॉक्टर्स गाइड कर देते हैं कि शुरू की प्रेगनेंसी है तो आपने किस तरीके से अडॉप्ट करना है आखिर तक भी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मियाँ बीवी के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी मना नहीं है। और इसी तरह छिले का जो टाइम है, मियाँ बीवी दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं, और छिले के टाइम पे भी यही होता है। 40 डेज की ब्लीडिंग होती है तो खवातीन और मर्द वो डरते हैं कि नहीं हमने अब ऐसा मियाँ बीवी के ताल्लुक नहीं होंगे। देखें 10-15 दिन के बाद ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, तो जब वो ब्लीडिंग रुक जाए तो मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ये सब भी मिथ है, मिथ है, इस चीज़ पे ना यकीन करें। वही नाइस। अच्छा, और मुझे ऐसी चीज़ भी बता दीजिए, कुछ लोगों को कहा जाता है ना कि अब आपने अगर अंडे ज़्यादा खाए, अब अंडे में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अब ये मैं सच्ची बात आपको बता रही हूँ, हमारे अपने घर की जो स्टाफ की एक औरत थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई ना तो उसके घर वालों से कहा अंडे नहीं खाना है। मैंने कहा अंडे क्यों बंद कर दिए, तुम तो बड़े शौक से खाती थी। कहती है हमारी जो सास है उन्होंने कहा कि अंडे खाओगी तो बच्चे में बाल बड़े होंगे, जिस्म में उसका फरी जिस्म निकलेगा, बाल ही बाल होंगे, तो ये अंडा बड़ा गर्म होता है, अंडा नहीं मैंने खाना, अंडा छोड़ देती है। ये ऐसा ही है। देखें कुछ ये भी मशहूर है कि नारियल पानी पिएंगे तो गोरा चिट्टा बच्चा पैदा हो जाएगा। अब देखें, अब जेनेटिक्स का कोई काम नहीं है, जाहिर है जीन्स आखिर अपना काम दिखाएंगी फैमिली में जो चल रहा है। ये बातें इस तरह से, अंडे का सिर्फ ये होता है कि शुरू की जब प्रेगनेंसी है खास तौर पे, तो थोड़ा सा हम 2 से 3 हफ्तों में बहुत ज्यादा गर्म चीजों को थोड़ा अवॉइड करा लेते हैं। यानी एक दिन में 2-2 3-3 अंडे ना खाएं, डेली एक शुरू के टाइम पे, शुरू के टाइम में, क्योंकि अक्सर लोगों को शुरू के टाइम में ही ब्लीडिंग के मसले होते हैं, थ्रेटेंड मिसकैरेज हो जाता है। तो हम फिर ये बता देते हैं कि बहुत ज्यादा खजूरें, चॉकलेट्स, तिल बहुत ज्यादा, बादाम, पिस्ते, या 2-2 3-3 अंडे एक दिन में, या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि वो फिर गर्म तासीर की वजह से अक्सर ब्लीडिंग कर लेती हैं। और जैसे जो लड़कियां गर्म कावे पीती हैं, जैसे मैं कावा तो बहुत ही पीती हूँ, मगर जो प्रेग्नेंट अगर लड़की कोई कावा पीती है, या इस तरह के कोई दालचीनी या हर्ब्स के या कोई पत्तों के, या तुलसी के पत्तों के, हबस्कस टी, इस तरह की कोई चीज़ पीती है, लेमन ग्रास कावा पीती है, तो दालचीनी का कोई कावा पीती है, तो उन चीज़ों के, हर्ब्स के कोई नुकसानात हैं प्रेगनेंसी के दौरान में अगर कोई है, तो ये तो नहीं है कि मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो गर्म होती है ना तासीर। बिल्कुल ऐसा है। इसमें ये देख लिया करें कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म यूज़ ना करें। यानी आपने अगर यूज़ कर लिया ना, ठीक है, शॉर्ट टर्म कर लें, 1 दिन 2 दिन हफ्ता, ऐसा नहीं कि वो डे 1 से लेके आखिरी दिन तक रोज़ ही पिए चले जा रहे हैं। वो थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम कर देता है। या जैसे लोग चुकंदर का जूस पी रहे होते हैं कि वो जी बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होगा, तो हमने तो ये चुकंदर का जूस शुरू कर दिया है, उससे लूज मोशन भी तो बहुत होते हैं, पेट खराब भी होता है, आंतों पे असर पड़ता है और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। फिर डेफिनेटली बच्चे को ताकत नहीं जाएगी। कोई भी चीज लें उसको तवाजुन से ले लें, उसको थोड़े कम टाइम के लिए ले लें, लॉन्ग टर्म ना करें। कावा बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत अच्छा रहता है, मगर लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ना करें। 1 कप दिन में पी लिया। इसी तरह चाय को हम 1 कप पे ले आते हैं कि चले कोई एक खातून होती है जो 3-3 4-4 कप्स भी पीती हैं। अब एक ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे चाय को भी इलैबोरेट कर दीजिएगा, क्योंकि जिस औरत को चाय की तलब या कॉफ़ी की तलब हो रही है ना, तो वो तो क्रेविंग उसको बहुत होगी कि उसने लेनी है उसको इसकी इनटेक। तो हम क्या ले सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लड़कियाँ ख़वातीन हैं वो क्या उसको ले सकती हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मैं डॉक्टर साहब से भी बात करना चाही थी कि ये जो चाय वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह है, अब कॉफ़ी भी तो गर्म होती है और कॉफ़ी की तासीर भी, अब इसमें आपको पता है निकोटीन वगैरह भी चीज़ें शामिल होती हैं, क्या ये सेफ़ होती है औरत के लिए? देखिए, चाय का सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रेगनेंसी जब शुरू होती है ना, तो मैदे की जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टमक अपसेट रहता है, वॉमिटिंग पहले ही आ रही होती है। वो तो प्रेगनेंसी में ही है। जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हुई हमें बहुत ज्यादा फीलिंग ऐसी आ रही होती है कि खाना ऊपर तक आ गया, हमें हजम नहीं हो रहा, इसीलिए गैविसॉन का इस्तेमाल करती हैं। जी बिल्कुल, डिस्कम्फर्ट पहले ही है तो चाय फिर और ज्यादा मैदे को इरिटेट करेगी। हाँ। तो इसलिए हम उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करा देते हैं। अच्छा। बिल्कुल बंद नहीं करा देते, लेकिन जैसे 3-4 कप अगर कोई पी रहा है या खाली पेट एम्प्टी स्टमक पी रहा है, तो वो हम मना करा देते हैं कि पहले ही स्टमक अपसेट है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, पहले ही स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा चीजों को, वॉमिट आ जाती है, तो अगर इतनी चाय
पियेंगे तो वो फिर वॉमिटिंग आ जाएगी तो मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, खून में फिर एनर्जी नहीं जाएगी तो बच्चे की ग्रोथ होगी। कॉफ़ी पीने से कहते हैं बच्चा काला हो जाएगा, जैसे ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी ली, ब्लैक टी पी ली तो कहते हैं बच्चा काला पैदा होगा। कोल्ड ड्रिंक पी ली काली कलर वाली तो कहते हैं काली कोल्ड ड्रिंक ना पियो, वाइट चट्टी कोल्ड ड्रिंक पीनी पी लो वरना बच्चा काला स्याह पैदा हो। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब लोग कहते हैं कि काले रंग की ड्रिंक पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे तो काला होगा। काला तो देखें, अगर किसी का खून भी बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन है ना 11-12 है, उनके बच्चे भी थोड़ा सा डार्क कलर के हो जाते हैं। हालांकि वो तो बड़े ताकतवर बच्चे कंसिडर होते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन पूरा है। और वो बच्चे जिनमें खून की कमी है, यानी माँ के अंदर प्रेगनेंसी में खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन 7 है 8 है, उनके बच्चे चिट्टे चिट्टे से पैदा होते हैं क्योंकि वो पिलाहट की तरफ चले जाते हैं। तो लोगों को लगता है, अक्सर खवातीन छोड़ देती हैं आयरन सप्लीमेंट्स कि नहीं भाई ये आयरन की वजह से मेरा पहला बच्चा काला पैदा हुआ था, मैंने नहीं आयरन लेना। तो ये बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। वही बात कि हर चीज को तवाजुन में रखें, बहुत ज्यादा ना करें। अगर आप आयरन ले रहे हैं, कुछ लोग 2-2 3-3 टैबलेट्स दिन में ले रहे हैं, तो तवाजुन में रखें। और ये कलर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आयरन की जो टैबलेट्स ये औरतें जो लेती भी हैं तो उसमें ये भी मसला होता है, उनको जो उनका स्टूल है वो बहुत डार्क हो जाता है। इसकी आपको शायद पेशेंट्स आके शिकायत भी करते हो कि आयरन उनको लगता है कम है कम है कम है। घर वाले भी कहते हैं आयरन की गोली खाओ, आयरन की चीज़ें खाओ, कलेजियाँ खाओ, ऐसी चीज़ें बड़ा करवाते होते हैं घर वाले भी। तो आयरन की मिकदार इंटेक में भी और मेडिसिन तौर पे भी बहुत ज़्यादा मिल रही है तो उनका स्टूल डार्क कलर का हो जाता है और बड़ा हार्ड हो जाता है। उसमें भी शिकायतें बड़ी होती हैं औरतों को। इस पे क्या हल है? हम बताते हैं, गाइड कर देते हैं कि आयरन की टैबलेट खाने से आपने परेशान नहीं होना क्योंकि स्टूल डार्क कलर का आएगा। अच्छा, पहले बता देते जी, ये हम बता देते हैं क्योंकि अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि हमें काले रंग का स्टूल आ रहा है, खाना काले रंग का है, तो आयरन की वजह से। प्रेगनेंसी में इस तरीके की चीज चेंज होती है तो डरती हैं औरतें। बिल्कुल नहीं, वो आयरन की वजह से, चाहे आप प्रेगनेंसी में खाएं चाहे प्रेगनेंसी के अलावा खाएं, आयरन स्टूल में कलर देता है। लेकिन आयरन का ये है कि डाइट के जरिए ले लें। जैसे अनार में आयरन है, कलेजी, सेब, गाजर, पालक, ये सब आयरन कंटेनिंग है। शुरू में तो हम आयरन की टैबलेट्स देते भी नहीं है क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो टैबलेट ठहरती ही नहीं है। तो शुरू में हम डाइट पे रखते हैं कि आप आयरन की डाइट ले लें अच्छी सी। आंवला में इतना अच्छा आयरन है, अभी आंवला इतना अच्छा आया हुआ है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेफ आयरन, ये सेफ है, कर सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल, अगर आंवले का मुरब्बा सुबह किसी चीज में लगा के खा लें, रोटी में, ब्रेड पे, तो इट्स ऑल सेफ टू हैव ना। स्किन टेक ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें मसला ये है कि आखिरी दिनों में ना कुछ लोग कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैस्टर ऑयल से लोगों को लगता है कि डिलीवरी की पेन्स आ जाएंगी। नो डाउट आती हैं, नो डाउट कैस्टर ऑयल से पेन्स आ जाती हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं कि बच्चा पखाना निकाल दे। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, वो हंस हंस के परेशान हो जाएं। आपने तो ये वाली बात बोली ना कि डिलीवरी पेन्स आ जाएं, जो रूरल एरियाज़ में या कोई अभी भी जो ऐसे लोग हैं ना जिनको एजुकेशन नहीं है, जो अभी हम बैठ के दे रहे हैं यहाँ पे लोग, वो कहते हैं बच्चा आसानी से फिसल के बाहर आ जाता है ऐसा है, ऐसा है। और 2-2 शीशियां 3-3 शीशियां पिला रहे हैं बच्चों को। यही मशहूर है। और आके लोग, खवातीन मदर्स पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा आज से कैस्टर ऑयल शुरू कर लें। देख लें आप तो ये चीज, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके नुकसान ये होते हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा एकदम। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी अपनी पेन शुरू कर देगा, इसका मतलब है कि वो बच्चे को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो जब वो तेजी से धक्का देना शुरू कर देगा तो आवल से, प्लेसेंटा से खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब वो बंद होगी तो बच्चे की धड़कन बंद होगी। जब बच्चे की धड़कन पीछे जाएगी तो बच्चा पखाना कर देगा, माँ के पेट में पखाना कर देगा। इसे मेकोनियम कहते हैं, इसे मेकोनियम कहते हैं। और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना, फौरन ऑपरेट, क्योंकि फिर हाय अल्लाह। अच्छा, और कुछ मेडिसिन के ऊपर भी बात करते हैं मज़ीद और डिटेल में जाके। जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने लगती है या फिर उससे पहले, सबसे पहले कहा जाता है शादी हो गई है, अब बच्चे प्लान हो रहे हैं, तो आपने जो है ना फॉलिक एसिड खाना है, आपने आयरन की गोली खानी है। वो एक बचपन में हम लोग गोली खाते थे ना, सर्वेक्स-Z, सर्वेक्स-Z, तो वो वाली गोलियां खानी है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ों में कितनी सच्चाई है कि ये बेहतर हैं, खानी चाहिए? क्या पता किसी में ऑलरेडी फॉलिक ठीक हो, इम्यून ठीक हो, मगर उसके बावजूद उनको ये वाली गोलियां दी जा रही हैं। इज़ दैट ऑल सेफ टू हैव? फॉलिक एसिड हम खुद रेकमेंड करते हैं शादी के फ़ौरन बाद। क्यों? क्योंकि जिस दिन प्रेगनेंसी ठहरती है हमें उसके 15 दिन बाद पता चलता है। टेस्ट यानी हमारी तारीखें जब मिस हो गई, डेट्स हमारी मिस हो गई, हमें तब जाके पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। मिस होके 15 दिन के बाद, पहले से, उस मिस पीरियड्स के 15 दिन पहले ही प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी। अच्छा, अब बच्चे का दिमाग उन्हीं 10-15 दिनों में, 2 हफ्ते में बन जाता है। यानी हमें जब तारीखें मिस हुई, पता चला बच्चे का दिमाग आधी स्टेज क्रॉस कर चुका था। इसीलिए हम फॉलिक एसिड देते हैं कि वो जो पहला दिन है जब माँ ने कंसीव किया, तो बच्चे के दिमाग पे फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा असर होता है। जो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स, ये खत्म हो जाते हैं। And what about zinc?
जिंक भी ले सकते हैं, सर्बेक्सी टैबलेट ले सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन वही वाली बात कि इसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, बिल्कुल थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए ले और लें। अगर अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड या बाहर का ब्रांड कोई भी है अच्छी बिल्कुल ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, विटामिन B12 जैसे मेथिकोबॉल ये सब ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कैल्शियम तो B12 का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, इज दैट ऑल सेफ? बिल्कुल, अगर प्रेगनेंसी हो गई तब भी लगवा सकते हैं B12 को, और IV भी लगता है नस में, और इंट्रामस्कुलर भी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो जरूरत के हद तक है, देख के हमें करना चाहिए। लेकिन फॉलिक एसिड तो बिल्कुल लें, बल्कि जो शुगर के मरीज हैं, थैलेसीमिया के मरीज हैं, वो पूरे 9 महीने फॉलिक एसिड लें। अच्छा, उनको पूरे 9 महीने लेना है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं, स्पाइसेस वगैरह होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैंने भी आपको बताया था कि गैविसॉन का इस्तेमाल औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि सीने की एसिडिटी होती है, चाय पीती हैं तो चाय हज़म नहीं होता, हाजमे का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, कुछ खाया है तो सीने में रह जाएगा, कुछ पिया है तो सीने में रह जाएगा, वो उतरता नहीं है, यू नो, हर चीज़ भारी लगती है, हर चीज़ खाना हैवी लगता है, और फिर कुछ भी काली मिर्चें भी अंडे में डाल के खा लो तो सीने की जलन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या इलाज है, इसके लिए क्या तरीका? इसके लिए ये है कि दूध का इस्तेमाल करें, डेली 1 गिलास दूध पी लें, दही ठंडा होता है ज़रूर खाएं। और इसका एक और तरीका है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले लें, जैसे हम लोग 2-2 रोटियां भी खा लेंगे एक टाइम पे, लेकिन जो प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, उन्हें हम कहते हैं कि आपने थोड़ा खाना खाना है, आधी रोटी खा लें, 2 घंटे बाद एक सेब खा लें, फिर 2 घंटे में चाय बिस्किट ले लें, फिर 2 घंटे में आधा सैंडविच खा लें। यानी आपने स्मॉल मील जब लेंगे तो मैदा उसको जल्दी हजम करेगा और वो अपसेट नहीं होगा, बार बार गैविस्कॉन नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे पे हंसिएगा मत, मगर मुझे करके दिखाना पड़ेगा, आपको समझ आएगी। ये देखें, ये है एक सपोज प्रेग्नेंट औरत, ठीक है। अब उसके साथ सीन ये है कि उसको बता दिया जाता है कि भाई तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम बीमार हो, ठीक है, और तुम जो ना हिलजुल भी नहीं सकती, तुम कुछ नहीं सकती। भाई ये खुशी है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये एक ऐसी नेमत है जिसके लिए आप तड़प रहे थे और अल्लाह ताला ने आपको दे दी। और वो लोग जिनके पास है ही नहीं औलाद, आप उनसे जाके पूछें इसकी क्या कदरें। अब औरतें जो ना, ये होती है सिचुएशन, उठना भी है तो पकड़ना, तो ये नहीं है, हिले जुले काम करें, खाएं पिए, सब कुछ करें। मेरा डिलीवरी होने वाली थी, उससे 2 दिन पहले भी मैं शूट करा रही थी, तो मैं काम कर रही थी। तो जो औरतें आपने देखा है अमेरिका लंदन में भी डिलीवरी से पहले खुद ड्राइव करके जा रही होती है अपनी डिलीवरी के लिए। हम यहाँ बच्चों को कहते हैं बिल्कुल हिलना नहीं, तुम क्यों उठोगे, बैठो मैं ला के देती, ये नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। जितना एक्टिव रहेंगे प्रेगनेंसी में, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे होते जाएंगे। हम रखते नहीं, हम अम्मियों के घर भेज देते हैं, पर अम्मियाँ और लाड उठाती हैं, ये भूल जाती हैं कि खुद भी इस टाइम से गुजरी है, तो भाई उनको एक्टिव रखे, मेंटली भी फिजिकली भी। ऐसे हिलती जुलती रहेंगी तो उनको ये नहीं लगेगा ये कोई बीमारी है उनको। यहाँ पर तो ऐसा लगता है किसी प्रेग्नेंट औरत से मिलता, ओ आप बीमार है भाई, आप खुशी है आपको, मगर यहाँ पे बीमार लगती हैं वो मुझे, है ना। ऐसा ही है, ये कुदरती अमल है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। थैंक यू सो मच। और खबर है जिस पे मेरा कोई मजाक उड़ाए, मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ, बीमारी नहीं है, खुशी है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान हैं, आपकी फेवरेट मेहमान है, आप तो वैसे ही बहुत पसंद करते हैं उनको, मगर साथ साथ मतलब है मेरे प्रोग्राम में बहुत से ऐसे डाइटिशियन आते हैं जो इन डाइटिशियन की बड़ी तारीफ़ कर जाते हैं और ये कहते हैं कि, मैं बता देती हूँ, पहले कैमरा दिखा दें, कौन है, आयशा नासिर मेरे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे पास जितनी डाइटिशियन आती है ना, वो ये कहती हैं कि हम सलूट करते हैं इस लड़की को, क्योंकि इसने योंड्रा स्टार्ट किया था, ये लेकर आई थी, इसने लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम और ये शोज़ का ट्रेंड जो है ये इसने निकाला, वरना उससे पहले डाइटिशियनों का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। लोग ग़िज़ा के ऊपर बात नहीं करते थे, लोग सेहत के ऊपर बात नहीं करते थे सही तरीके से, लोग डाइट प्लान नहीं डिस्कस करते थे। डाइट प्लान डिस्कस करने के लिए जो ईजाद की है वो आयशा है। और मेरे पास अभी लास्ट भी एक बड़ी प्यारी सी जो थी ना, वो हो के गई, नाम बता दें हम उनका, वर्दा सिकंदर, वो बड़ी तारीफ़ करके गई कि आपको भी पता है वो भी डाइटिशियन है, वो कहती हैं मैं तो इनकी भी बड़ी बहुत फ़ैन हूँ क्योंकि इन्होंने ये ट्रेंड निकाला है। तो आप सोचें, डाइटिशियन फील्ड में पीपल लव यू, लाइक यू अ लॉट, क्योंकि आपकी जो मेहनत और लगन है और जो आपके क्लाइंट्स हैं जो आपसे खुश है, तो ये आपके काम को सराहते हैं और आपको प्यार करते हैं। क्या कहेंगी, फिर आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ऑब्वियसली ज़रूरत थी लोगों को, एंड लोगों का प्यार है जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऑब्वियसली अगर लोग ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे या लोग ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो चैनल भी नहीं चल सकता और हम भी नहीं चल सकते और ये सेगमेंट्स भी नहीं चल सकते। लोग देखना चाहते हैं और लोग
सुन के अच्छा महसूस करते हैं और तो अमल यहाँ- करने लग गए हाँ। लोग। पहले तो इस चीज़ पे बात ही नहीं करते थे लोग कि Exactly. डाइट प्लान होता क्या है। अब Exactly. एवरीबडी टॉक अबाउट इट और लोग जाके अपना डाइट प्लान बनवाते हैं ऐसे ही। अपनी सेहत, मिजाज और स्टाइल के हिसाब से, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे आज हम बात करेंगे स्टबर्न बेली फैट के बारे में, जो कि मुश्किलों से जाता ही नहीं है, जिसको हम कहेंगे ढीठ फैट। तो औरतों का और मर्दों का अलग अलग होता है, क्या सिस्टम होता है ये फैट? अच्छा देखिए, बेली फैट के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। औरतों और मर्दों में सिस्टम सिर्फ इतना सा अलग है कि हार्मोन्स का डिफरेंस है। जैसे फीमेल में मेनोपॉज के बाद अगर सिर्फ बेली फैट बढ़ रहा है तो इट मींस कि वो लो एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ रहा है। मर्दों में अगर बेली फैट बढ़ रहा है तो वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें नींद का ना पूरा होना, या अगर आपकी स्लीप यानी आपका सोना जो है वो लेस देन 7 आवर्स है, आप 24 घंटों में 7 घंटे से कम सोते हैं, उसकी वजह से आपके दो हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाते हैं एंड वो भी बेली फैट की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ आपका शुगर वाले आइटम्स का ज़्यादा इंटेक होना। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। मैं ये नहीं कह रही कि आप शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दें और आप बिल्कुल ही फीकी ग़िज़ा पे आ जाएं। वंस इन अ वाइल आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डेली बेसिस पे भी 2-4 चम्मच कुछ मीठा खा सकते हैं एज अ ट्रीट, एज अ चीट मील। मगर आपका नाश्ता भी मीठा है, जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गए, आपने दोपहर के खाने की जगह कोई सीरियल खा लिया, आपने रात के खाने में भी ब्राउनीज खा ली, तो ये एक्सेस है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड और वो बेली फैट की फिर वजह बन सकता है। इसके साथ साथ जेनेटिक्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, हर एक की ना एक स्टबर्न फैट पॉकेट होती है। जैसे मेरी है थाइस के ऊपर, मेरा सारा फैट चला जाएगा, थाइस वहीं के वहीं होंगे। तो ये हर एक का डिफरेंट होता है और ये जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के हिप्स पे होता है, कुछ के बेली पे होता है, कुछ के आर्म्स यहाँ तक आ जाते हैं, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर्म्स यहाँ तक उन खवातीन के लटके हुए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक कुछ लोगों के पीठ पे भी आता है, चेस्ट के पीछे जो है ऐसे साइड पे जमा हो जाता है, हैंडल्स में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब जीन्स को तो हम नहीं बदल सकते। अगर किसी को विरासत में यहाँ पे चर्बी मिली है तो ये तो नहीं हो सकता हम जीन्स ही बदलते हैं, ऑब्वियसली ये तो नामुमकिन है। हम ये कर सकते हैं कि हम कैलोरी थोड़ी सी अपनी कम करें ताकि जहाँ पे फैट है वो जाना शुरू करे। प्लस हम एक्सरसाइज की एक स्पोर्ट ले सकते हैं, उससे कैलोरी डेफिसिट भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी टोन अप भी होगी। हिट एक्सरसाइज, HIIT हिट एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है ट्रेनिंग, वो भी आपको बेली फैट कम करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली मोबिलिटी, अपनी स्लीप को बेहतर करना, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना, शुगर वाले आइटम्स को कम कर देना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कम कर देना भी आपको इसमें हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये जैसे हनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं लोग और शहद आपको पता है वैसे भी लोग पसंद करते हैं, मगर अगर खालिस हो, अगर कोई खालिस नहीं खा रहा और शहद का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये वही शुगर इनटेक वाला ही सिस्टम हो जाएगा उसके लिए? इसमें भी फैट्स बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी? नहीं फिजा, अब इसमें ना जैसे इट डिपेंड्स कि आप कितना शहद ले रहे हैं। अब जैसे जो पेशेंट्स हमारे हैं जिन्हें बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप सुबह उठते साथ ही नीम गर्म पानी में शहद और थोड़ा सा लेमन डाल के लें। अब इसका यही होता है कि आपने सुबह सुबह थोड़ा मीठा खा लिया ना, पूरे दिन में आपके मीठे की क्रेविंग्स रिलेटिवली लो होती हैं, या जब आपका मीठे का दिल करता है तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के पी लें, तो वो जहां आपने 400 कैलोरी की ब्राउनी खानी थी वहां पे आपने वही काम अपना 80, अगर 1 टेबलस्पून डालते हैं तो 80 कैलोरीज के हद तक आपने उसी में रिस्ट्रिक्ट करके ले लिया। अब इट डिपेंड्स कि आप उसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कितना हर चीज़ पे शहद डाल देंगे तो वो बेली फैट की वजह बनेगा। अगर आप बाकी मीठों को छोड़ के उसकी जगह शहद इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी मीठे की क्रेविंग सप्रेस कर देगा। इट डिपेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल कितना और किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, और क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई इनटेक मीठे की लेनी है? इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट, या फिर मीठे के बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है? अगर कोई बंदा 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने मीठे का कोई दाना भी नहीं चखता, तो क्या उसको कोई ऐसे कमज़ोरी के इश्यूज़ या उसको होते तो नहीं आएंगे, उसको वीकनेस या डबल दिखाई तो नहीं देगा कुछ? क्या इट्स दैट इम्पॉर्टेंट टू टेक शुगर और नॉट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीठा बिल्कुल हम पे फ़र्ज नहीं है और डेफिनेटली अच्छा बड़े पेशेंट्स हमें ये कहते हैं जैसे ही मैं शुगर छोड़ूँ ना मुझे चक्कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है। आपको मीठा छोड़ने, देखिए रोटी भी तो कार्बोहाइड्रेट है ना, रोटी भी तो उसमें भी तो शुगर होती है। एग्जैक्टली, रोटी खाने से आपका वो वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। बाकायदा मीठा या चीनी
जो चाय के अंदर हम 2 चम्मच डालें तो हमें बहुत चक्कर आते हैं, हमारी टांगों में वीकनेस हो जाती है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर आप 3 महीने 5 महीने साल मीठा नहीं लेंगे अपनी चॉइस से, ये नहीं कि ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी या कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बाय चॉइस नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बल्कि कोई सवाब का काम तो है नहीं मीठा खाना। छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बॉडी का जो स्टबन फैट है उसको निकालने के लिए कोई, अगर आपको लगता है ऐसी टिप जो घर से कोई औरतें या मर्द कर सकते हैं, सुबह जब ऑफिस या काम पे निकल रहे हैं या बच्चों के लिए तैयारी कर रही हैं औरतें, तो वो सुबह एक टाइम खुद भी पी लें या खा लें कोई ऐसी चीज़ जिससे स्टबन फैट माइनस हो जाए बॉडी का? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें तो मैं बताऊंगी जो बाकायदा साइंटिफिकली बैक्ड हैं कि ये बेली फैट कम करती है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ समझनी है कि आपने सुबह उठ के ये वाले कहवे पी लिए लेकिन उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो इन चीज़ों ने आपको हेल्प नहीं करनी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कहवे जो हैं वो रियली वर्क करते हैं, ये भी आप क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं हमें जब हम कोई रेमेडी बताते हैं कावों की, उसके नीचे लिख लिख कर आता रहता है कि क्या वाकई कावे वर्क करते हैं कि बंदे का फैट जो है, बेली जो है वो लूज ठीक हो जाए। तो हम एक जो है ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपने हमें समझाना ही है कि कावे काम करते हैं कि नहीं। वेलकम बैक। आयशा नासिर मेरे साथ मौजूद हैं और बेली फैट के ऊपर किस तरीके से काम करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, उसके ऊपर बात की जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप बता रही थी कि जो कावे हैं वो काम करते हैं, और कावे अगर काम करते हैं तो डायरेक्ट अगर जैसे इंसान को अपना जो है ना वज़न इतना कम नहीं करना, सिर्फ बेली फैट की चर्बी पे काम करना है, तो क्या वो कावे करा के काम कर देंगे वहाँ पे? अच्छा, अगर आपका बेली फैट है, सबसे पहले तो अपना लिवर का टेस्ट कराएं। LFTs फास्टिंग में कराना है, कहीं वो फैटी लिवर ना हो। कई लोग कहवे पीते रहते हैं ये सोच के कि हमारा सिर्फ बेली फैट है, वो बेसिकली होता फैटी लिवर है। कहीं ना कहीं लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेट बाहर निकला होता है। दूसरा बियर बेली। बियर बेली यहाँ पे तो इतनी कॉमन नहीं। बी और बेली, बियर बेली, शराब बियर बेली। अच्छा, शराब नोशी से पेट मटके जैसा हो बियर सकता बेली, है। वो फैटी लिवर की ही, वो भी फैटी लिवर ही होता है बेसिकली, लेकिन वो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। अच्छा। जो लोग बहुत ज्यादा शराब नोशी करते हैं ये उसमें उनमें कॉमन होता है। तो अगर तो ये मसले नहीं, आपका फैटी लिवर नहीं है, तो फिर आप इन कहवों को ट्राई करें, डेफिनेटली ये काम करते हैं। और क्यों काम करते हैं मैं उसके पीछे भी साइंस आपको बता देती हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके पेट पे चर्बी आ सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी ये होती है कि यहाँ पे ना आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी जैसे मैल जमी हुई है, आप नहाए नहीं है, हालांकि आप उसको बहुत साफ करेंगे, स्क्रब करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा क्रीम्स भी लगाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे आप नहा के नहीं आए या बहुत ज़्यादा मैल जम गई है। इसके अलावा स्किन टैक्स का होना, प्राइवेट एरिया का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात में से है, और उससे भी पेट बाहर निकलता है। ये जो कहवे होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। वही बात आ गई कि आपने कहवा पी लिया, उसके ऊपर 2 किलो बर्फ़ी खा ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इनके साथ भी ज़रूरी होती है। जी, पहली चीज़ है दालचीनी। साइंटिफिकली प्रूवन है कि दालचीनी बेली फैट रिडक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। अब दालचीनी 2 तरह की होती है, एक बिल्कुल सीधी लकड़ी जो हमारे बिरयानी में डली हुई होती है या हमारे मसालों में मिलती है, वो इतनी अच्छी नहीं है। जो एक गोल वाली होती है, साइलॉन जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको वो मिल जाती है तो 1 इंच सिनेमन रात को 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें। अगर आप कहवे की फॉर्म में लेना चाहते हैं, सुबह उठ के पानी को गर्म करें, उसके अंदर 1 इंच सिनेमन डाल के उसको ढक के रखते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद वो कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। और ये कहवा जो है ये, क्योंकि दालचीनी यहाँ पे ये प्रूवन है कि ये पेन किलर का भी काम करती है। अगर आपके कोई जिस्म में दर्द है, कुछ है, तो ये आपको उधर भी हेल्प करेगी डेफिनेटली। और बहुत सारी बीमारियों से हमें दालचीनी जो है वो बचा के रखती है। क्या बात है। अल्लाह ताला ने हर्ब्स में काफ़ी शिफा रखी है। मगर बेली फैट के लिए अकेली काफ़ी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एज आई सेड, कि अगर आप वो चीजें हाँ बैलेंस करके, साथ में 2 किलो बर्फी भी खाते रहो, तो दालचीनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती। एंड हम चाय में भी ले सकते हैं ना? डेफिनेटली ले सकते हैं, चाय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर ग्रीन टी बनती है, जैसे हम अक्सर लोग जो है वो कहवा बड़े शौक से पीते हैं ग्रीन टी, तो उस ग्रीन टी के अंदर भी आप 1 इंच सिनेमन जो है वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सुबह मैंने अंडे के ऊपर इसका पाउडर, ये गोल वाली दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने बड़ा मजा किया आज, बड़ा मजे का में डिफरेंट फ्लेवर था। हाँ, और तो इसीलिए ये आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी कीजिएगा। हाँ जरूर। इसीलिए ये अक्सर डिजर्ट्स में भी डलती है, डिजर्ट्स केक्स में शुगर स्पाइक ना आने दे, और सिनेमन वाली चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद भी की जाती है। फिर ये शुगर स्पाइक को रोकती है, जो एकदम बहुत ज्यादा मीठे से आती है ना शुगर स्पाइक, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि डायबिटिक
डायबिटीज़ में भी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हुई हुई है ना। यस आशा, तो you're डायबिटीज़ right. की मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब वाह। किसने इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी लिकोरिया की हिस्ट्री है वो इस्तेमाल ना करे। सिनेमन, सिनेमन, ओके, जिसको डर्माटाइटिस, एक्जिमा यानी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं या अच्छा। स्किन की कोई एलर्जी है, वो इसका इस्तेमाल ना करे। ठीक और है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपने इसको 1 कप में नहीं इस्तेमाल करना। फिर 1 इंच सिनेमन को रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रखें ताकि उसका काफ़ी डाइल्यूटेड इफेक्ट आए। थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहें अगर आपकी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो एक होगी दालचीनी और दूसरा है एप्पल साइडर, सेब का सिरका विद मदर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब इस पे ना मुझे बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे अक्सर कि ये सारी दुनिया कहती है पानी में घोल के पीना, आप कहती हैं पानी में घोल के नहीं पीना। जब आप इसको पानी में घोल के पीते हैं ना, हमारे पेट का अच्छा बैक्टीरिया ये ख़त्म कर देता है। तो बेहतर इस्तेमाल इसका यह है कि सैलड के ऊपर लंच या डिनर में 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर अपने सलाद के ऊपर डाल के लें, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। और ये भी बाकायदा साइंस इस चीज़ को, साइंस ने प्रूव किया है कि ये भी बेली फैट रिडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगेन इसका यही फ़ायदा आ जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको एसिडिटी का मसला है, जिसको शदीद तेज़ाबियत का मसला है या मैदे से रिलेटेड कोई मसला है, वो इसका इस्तेमाल, जैसे अल्सर की हिस्ट्री है, गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो एप्पल साइडर विनेगर ये जो मदर वाला कह रही हैं ये हर एक के लिए नहीं है, जिसके लिए है उसके लिए उन्होंने अच्छी तरीके से समझा दिया। ये जो खीरे का पानी निकाल के लोग पी रहे होते हैं, अदरक का पानी निकाल के पी रहे होते हैं, इस तरह की स्मूदीज़ भी बना के पी रहे होते हैं, डेली रूटीन में आपको पता है कि चुकंदर का भी इसके अंदर रस डालते हैं। समटाइम्स अकेला चुकंदर भी पी रहे होते हैं मगर वो थोड़ा सा पेट को डिस्टर्ब करता है। बट ये क्या सारी चीज़ें जो इनका मिक्सचर ब्लेंड करके इसको पीना, तो ये क्या वेट लूज में मदद करता है? एज सच नहीं, आई बी ऑनेस्ट, ना ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, ना ये कोई ख़ास वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। अब इससे ये एक चीज़ हो सकती है कि जब आपने ये पानी पिया ना, आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट मिलेगा कि मैंने कुछ खा लिया है, तो वो जो आपने बेवक्त मंचिंग करनी है या जो निबलिंग आप इधर उधर से कर रहे होते हैं वो आपकी थोड़ी रुक जाती है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज कम हो जाती हैं। असल में पीछे कैलोरीज ही कम हो रही हैं, ये डायरेक्टली आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। हाँ, ये जो अदरक का पानी है इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सुबह सो के उठते हैं, उनका पेट बिल्कुल साथ लगा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात तक पेट सारा बाहर आ जाता है। वो होती है गैस, वो फैट नहीं है, कोई चर्बी ऐसी नहीं है कि वो रात को गायब हो जाती है और पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाती है, वो है गैस्ट्रिक इशू। अगर किसी को गैस्ट्रिक इशू है तो वो ये जो है अदरक का इस्तेमाल कर सकता है, सौंफ, इलायची, पुदीना इनका इस्तेमाल कर सकता है, अजवाइन। गैस्ट्रिक इशू ठीक होगा तो वो जो पेट रात तक बाहर आ जाता है वो वाली चीज़ भी आपकी डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। तो अदरक इनडायरेक्टली इस तरह से हेल्प करता है। जो बाकी ये चुकंदर, तो खीरा और ये जो स्मूदीज़ हैं, स्मूदीज़ आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर दे देते हैं कि भाई हमने कुछ खा लिया, वो जो आपने उस टाइम पे ज़रा ज़्यादा कैलोरीज वाला मील खाना था, आप उसकी जगह पे वो पानी पी के ज़रा तसल्ली में आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे काम कैलोरी डेफिसिट ही कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, और आज काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि ये काम कर भी रही है हमारी बॉडी में कि नहीं। तो आज आपको पता चला है इन चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से आप अपना बेली का फ़ैट ख़त्म कर सकते हैं। और साथ साथ आखिर में ये कि आयशा भी इसको ज़रा मेंशन कर दें कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप सारा कुछ देखिए, डायबिटिक पेशेंट वो कहे कि मेरी डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्स कर दे, लेकिन मैंने मीठा नहीं छोड़ना, ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ें आपको एक हद तक सपोर्ट दे सकेंगी। बाकी जिन आदतों की वजह से आप इस हाल में पहुंचे हैं, जब तक आप वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, जब तक बेस ठीक नहीं होगी, जड़ से उस चीज़ को नहीं निकालेंगे, आपके मसले नहीं ठीक होंगे। सिर्फ कहवे पी लेने से आपको एक सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी, बाकी कुछ हिम्मत खुद भी पकड़नी है, एक्सरसाइज करनी है, स्लीप अपनी पूरी करनी है, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, थोड़ी मेडिटेशन करें, कोई 5-10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें और रात को टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, आपके मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। फतीहा अशरफ स्पीच थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे आज पता है किस बारे में बात करेंगे। बच्चा जो डिले बोलता है, थोड़ा देर से समझ के फिर हकला के बोलता है, फिर उसके बाद चिकाहट से बोलता है, ठीक है, या फिर तोतलापन या ज़बान के नीचे डोरा,
तो अब जवान हो गया है मगर तूतले जा रहा है, हकलाए जा रहा है। अब इस पे लोग कहते हैं कि पानी रखो छत के ऊपर और उस पानी में जितने कौवे मुंह डालेंगे, जितने चरिंद परिंद मुंह डालेंगे, जितनी चिड़ियाएँ मुंह डाल के उसका पानी पिएंगी, तो झूठा जो पानी है वो लाओ बच्चों को पिलाओ। और ये बड़ी पुरानी चलती आ रही है कोई ट्रीटमेंट इलाज, ठीक है। तो ये अब देखें ना, परिंदों के इतने जरासीम आप अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पिला रहे हैं, ये कितने घरों में ऐसा काम हो रहा है। और ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, इस तरह की कितनी मिसाल हैं कि कौवे का, चरिंद परिंद का। वो कहते हैं ये पानी जो है ना, चूं चूं चा 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 जो करते हैं, इनका झूठा पानी रख के सुबह छत पे या टेरेस में, तो जो उसमें से पानी पियेंगे जो बच जाएगा वो फिर अपने बच्चे को दूसरे दिन पिलाओ तो ठीक हो जाएंगे। कितने जरासीम बैक्टीरिया बच्चों को हम पिला रहे हैं। इस तरह की और भी बहुत सी ट्रीटमेंट्स जो कि कहीं कोई नीम हकीम के पास से, जो कि सही वाले हिकमत जिनके पास नहीं होती, उधर जाके इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई ऐसे मेंटल ट्रॉमा टॉर्चर्स जो है बच्चों को, मुझे लगता है घर पे दिए जाते हैं। कोई बाप अपने बच्चों के साथ ज़रा सख्ती से बात करता है, कोई माएँ बड़ी ज़बान चला चला के तो हाथ भी चलाती हैं, साथ साथ बच्चों को डरा डरा के धमका के रखा हुआ होता है। हर बात पे चपेट चंडा, हर बात पे चपेट चंडा माएँ करती हैं, वो यहाँ रह जाता है। मुझे लगता है कुछ मेंटली ट्रॉमा भी होता है जिसकी वजह से बच्चे हकलाना, तुतलाना और घबराना शुरू कर देते हैं। आज आपसे पूछेंगे हम इन सारी बातों के बारे में कि ये सब क्या है, क्यों होता है, किस वजूहात के। आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू बढ़ गया है वो है बच्चों में डिले स्पीच, यानी बच्चों के देर से बोलना। अगर बच्चों के देर से बोलने की वजह बयान करें तो उसमें मल्टीपल इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है घर का इन्वायरमेंट। पहले आपको पता था जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों से बातचीत करने वाले लोग ज़्यादा थे। अब जो है अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला गया। फिर मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चा जो है वो दिन में अगर 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहा है, वो देख तो रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन उससे बातचीत कोई भी नहीं कर रहा। उसकी वजह से क्या है, बच्चा डिले स्पीच में जा रहा है। अगर बच्चा डिले स्पीच में है तो वो स्टैमरिंग यानी हकलाहट में भी होगा। ये वजह ज़्यादा है आज। अच्छा, और ये जो जैसे कुछ लोग बच्चों के ऊपर बहुत तशद्दुद भी करते हैं, बच्चों को मारते भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारी माएँ अच्छी होती हैं, कोई माएँ करती हैं, जानवरों की तरह होते हैं कोई बाप होते हैं बाल पकड़ के मारते हैं, ठीक है। और इस तरह की हरकतें बच्चों के दिमाग में रह जाती हैं और डर ट्रॉमा, बाप घर के अंदर घुसता है, बच्चे जगह ढूंढ रहे होते हैं किधर जाएं, होता है। उधर भी झिकझिकाहट होती है। बात उसमें क्या आता है कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, फिर स्ट्रेस की वजह से उसको जो है वो स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्लिनिक पे कल भी एक पेशेंट आई, वो बता रही थी कि बच्चा जो है ना डिले स्पीच में था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी एज जो है वो 11 ईयर्स थी। और उसमें क्या हुआ, मदर और फादर आपस की लड़ाई हुई और बच्चे ने वो देख ली और बच्चा जो है वो एक वर्ड पे जो है वो स्टैमरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये सडन किसी भी एज में हो सकता है, ये नहीं है कि बाय बर्थ ही स्टैमरिंग हो, ये आपको किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। डिपेंड करता है आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अब इस चीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, इसकी तो ऊपर भी बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसे डिले स्पीच कर रहा है, घबरा रहा है, हिचकिचा रहा है, फिर उस चक्कर में हम बच्चों को क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं? अगर बात करें डिले स्पीच की, डिले स्पीच के लिए सबसे पहले बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज किया जाता है। अब बच्चा दिन के 10 से 12 घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहा है, उसका जो है मोबाइल फ़ोन ले। बच्चे हमेशा आपका जो है वो फ्री टाइम नहीं मांगते, वो आपके साथ बिजी रहना चाहते हैं। मदर कहती हैं 2 घंटे बाद फ्री होंगी, फिर बच्चे को टाइम दूंगी। बच्चा उस टाइम में कुछ नहीं सीखेगा। बच्चे को अपने साथ एंगेज रखें, बिजी रखें। किचन में है, बच्चे को अपने साथ किचन में रखें, जहाँ पर भी हैं बच्चे को अपने साथ बिजी रखें। बच्चे को क्या है, फ़ोन दे के बिठा दिया, बच्चे बोलेगा कैसे? सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बंद करवाएं। अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 5 साल से कम है तो उसको 1 घंटे के लिए भी मोबाइल फ़ोन ना दें। कुछ मदर कहती हैं कि हम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए देते हैं, 1 घंटे के लिए भी ना दें। बिल्कुल। मगर मैं पता नहीं आपसे ये मेरी लड़ाई ना हो जाए यहाँ पर, मैं ये कहती हूँ आगे डिजिटल दौर है जी, अब डिजिटल दौर की तैयारी डिजिटल तरीके से करनी पड़ेगी ना। लेकिन बच्चे को बच्चा जो है प्रमोट भी तो करना पड़ेगा। बच्चे की एज जो है वो 5 साल से कम है, इसमें अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे ही रहेगा, नहीं सिर्फ और सिर्फ की बात नहीं, मगर बंद करा दें ना दें 5 साल की उम्र, 5 साल की उम्र अगर आप दे भी रहे हैं तो आप टू पे कम्युनिकेट मोबाइल हेल्पफुल भी तो है। आपको नर्सरी राइम्स आप बच्चे सुनते हैं तो साथ गाते भी हैं, उस पर मस्ती भी करते हैं, ठीक है। नर्सरी राइम से लैंग्वेज की कुछ चीज़ें सीखते भी हैं, कुछ पोएम्स याद होती हैं उनको, इंग्लिश उर्दू की को समझ, उर्दू की पोएम, इंग्लिश की पोएम, ठीक है। बच्चे के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी आती है, जरूर आती है, लेकिन और गानों के जरिए, नर्सरी राइम्स के जरिए जल्दी याद होती है उनको, ऐसी आती हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो सिर्फ कार्टून्स की जुबान ही बोलते हैं। अब बच्चा जो है जब वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे डिपेंड रहेगा या उसके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैंटेसी दुनिया है जो वो मोबाइल फोन में रहेगी। क्योंकि
बच्चों को पढ़ाया भी तो नर्सरी टाइम से जा रहा है। अगर आप जा रहे हैं, 3 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, अगर वन फेल आप ऑफ ऐसा घर भी मैथ। कर सकते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेटा जो है या बेटी कोई भी जो है वो टीवी देख रहा है, आप भी उसके साथ बैठ के देखें। अगर वो 1 घंटा टीवी देख रहा है तो आप भी साथ बैठे, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो। अच्छा, ये ना हो कि ये नहीं कि बच्चा दे सिर्फ- दिया आप किचन में लगी हैं, दे ऐसा दिया ना आप हो। मेकअप में लगी हैं, दे दिया आप अपनी फोन पे लगी हैं, ये नहीं। ये ना हो, बिल्कुल। ये चीज क्या है, नुकसान का बायस बनता है। अगर बच्चा कुछ भी देख रहा है तो आप उससे पूछें क्या देख रहे हो, क्या है, ताकि वो आपसे भी कम्युनिकेट करे, 2 वे Mostly कम्युनिकेशन ये भी हो। मैंने देखा, एक और जगह बात करूंगी मैं, कुछ माएँ जैसे आजकल की ड्रामा सीरियल्स देख रही होती है ना, बिल्कुल। पहले एक दौर आया था स्टार प्लस का, अब स्टार दोबारा प्लस कुछ ना कुछ, अब सोशल मीडिया का भी दौर आ गया, हाँ जी। मोबाइल पे लगी हुई होंगी, आप Reels मोबाइल देख पे रही ड्रामे हैं। देखे जा रहे होते हैं, आपको पता है। अब वो जब सब कुछ देख रही है चीजों में और बच्चा कुछ मांगने आ गया, या उसका भूख का टाइम है, या वो कोई इजाजत मांग रहा है कि मामा मुझे बाहर खेलने जाना है, ये करना है, वो चुप करो, बैठ जाओ, चुप करो, बैठ जाओ, ऐसे ही है। बैठ जाओ। तो अब वो बच्चा जिस वक्त बात करना चाह रहा है, जिद कर रहा है, या मामा सुने मेरे साथ क्या हुआ, उसका तो सारा दिन की जो कतारसिस है वो कैसे निकालेगा, स्कूल में क्या हुआ, कितने की उसने कैंटीन में क्या चीज ली, लंच बॉक्स सही से खाया कि नहीं खाया, खाया मेरा कि नहीं। दोस्त को मुझे तंग कर रहा तंग किया। है, ठीक है, मेरी सीट चेंज करा दी क्लास टीचर ने, मुझे वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, कोई 10 किस्म के उसके बुखार आते हैं दिमाग में, उसने बात किससे करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसे भी एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप टोटली अपने बच्चे से जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपकी मेड आ गई है, उसके साथ जो है आप पंजाबी में लड़ाई कर रही हैं, तो बच्चा आपका वो बिहेवियर ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा उसको लगेगा अच्छा कि हाँ मम्मा ये बात कर रही हैं तो ये वर्ड जो है मैं ज़्यादा कॉपी करूँ। अब इसमें क्या आ जाता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्ट्रेसफुल रही है तब भी बच्चे में इस तरह के आ जाते हैं इश्यूज़। इसलिए सबसे पहले मदर की मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाता है। अगर मदर में खुद जो है वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, तो वो बच्चों में भी वही इशू ट्रांसफ़र होंगे। जैसे बात बात पे मूड स्विंग्स हो जाना, चुप करके बैठ जाओ, बात नहीं करनी, सवाल नहीं पूछना, क्यों, मदर में खुद एंजाइटी के इश्यूज़ मतलब हैं। जो घर का माहौल है वो हम ठीक नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं बैठे एक हुए ड्राइंग हैं। रूम में, बड़े बैठ ऐसे के ही बात है। कर रहे हाँ, हैं, हाँ। बच्चों को फौरन देख नहीं रहे हो, बड़े बैठ के बात कर, तुम लोग बात का यहाँ पे कर क्या रहे काम, जाओ यहाँ से, जाओ जाके अपने कमरे में बैठो। अब वो ऐसे ही अपने है। कमरे में बैठ के क्या करें, आप अब टीवी देखेंगे। टीवी देखेंगे या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, या आपका आईपैड निकाल लेंगे, या फिर कोई हरकत ऐसी करेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ से बड़ी सिचुएशन है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने मेरी अम्मी ने मुझे, मेरी घर की जितनी जो दीवारें थी, अम्मी कुछ नहीं कहती थी मैं उनको गंदा करूं, मैं उन पे चीते, घोड़े, हाथी, शेर सब बनाए हुए थे मैंने। ऐसे ही है। मेरी अम्मी घर के अंदर वापस आती थी, देखती थी तो अम्मी कहती थी वाह, और मेरी कभी अम्मी ने चप्पल पकड़ के जब ऐसे दिखाया नहीं मुझे कि ये क्या है, दीवार गंदी कर दी तुमने, नहीं। अम्मी को गुस्सा आता, अम्मी कहती है ओ माय गॉड क्या लेकिन शेर आजकल बनाया इसके है। आपने देखा होगा बिल्कुल उलट है। उलट बच्चे है। जो हैं वो थोड़े से भी ट्वाइस कर दें तो माओ को गुस्सा आ जाता है, इसको क्यों? मोबाइल दे के बिठा दो। क्यों? क्यों? वो कहती हैं कि बच्चा जो है वो एक साइड पे मोबाइल दे के बैठ जाए लेकिन चीजों को ना फेंके। ये आपको अच्छी हरकत लगी, देखें ये बहुत कितनी गलत आप बात प्लीज है। इसके ऊपर बात करें। देखिए मेरी बात ऐसे सुनिए, ही है। बच्चा है खेलेगा, उधर भी बैठेगा, ठीक है, अजीम इधर, बच्चा इधर भी बैठेगा। अब ये देखो ये कैसी माँ है, समझो ये अजीम ऐसी मेरी माँ है तो देख ही नहीं रही, बच्चा इधर भी बैठेगा, इधर भी खेलेगा, उधर भी जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है, बच्चा इसके आगे भी आएगा, इसमें भी कलरिंग करेगा, इसके साथ भी खेलेगा, चीजें भी उठाएगा, ये भी फेंकेगा उठाएगा, भी। कुछ पी भी लेगा, कुछ उसमें भी करेगा, कहीं निशान लग जाएगा, कहीं गंदगी हो जाएगी, कहीं कागज गिर जाएगा, कहीं कुछ गिर जाएगा, कुछ पी रहा है, खा रहा है, दूध पी रहा है, कुछ गिर सकता है। ऐसे ये ही क्या है। किया तुमने, मेरा सोफा खराब कर दिया, ये क्या किया, वो भी मेरे ये क्यों दहेज यहाँ पे का गिरा है? सोफा। अब बच्चा सारा इसी ट्रॉमे में, सारा दिन इसी सारा चक्कर दिन में। ऐसे ही है। चप्पल का है, चप्पल किधर है जाओ पैर में, मोबाइल लेके बैठ जाओ। चुप करके आओ उधर, मोबाइल दे आप अपना, दे इसको, ऐसे खबरदार ही है। जो हिले यहाँ से, देखो चुप करके। और सारा बच्चा जो दिन है मैं वो- काम करती रहूं, उठाएंगे चीजें, उठा उठा के डस्टबिन, ये तो ट्रॉमा नहीं है, ये औरतें साइको नहीं है ये। ऐसे ही है सब। हम जो है वो थेरेपी मदर की ही करते हैं, बच्चों की नहीं, कि अगर मदर जो है वो खुद अपने आप को चेंज कर ले तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। छोटा सा बच्चा आपकी तरह मेरी तरह यूं बैठ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उसको अगर बच्चे हम अपनी शरारतें तरह ना करें। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर बच्चे शरारतें ना करे तो वो भी नॉर्मल बच्चे नहीं है। नॉर्मल बच्चे ही शरारतें करते हैं, वही चीजों को ये एक्सप्लोर सब कुछ करते हैं। करके मैंने इसलिए दिखाया कि खुदा के लिए अपने, मैं आपको बताऊं मेरा बस चले ना, मैं पूरी दुनिया में सारे काम छोड़ के सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर काम करूं। हम अपने बच्चों को इधर ऐसे ही है। तकलीफ देते हैं, मेंटली अजियत देते हैं, वो बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं, वो बात करते हैं तो डरते हैं। ये खौफ किस चीज का है? आतंकवाद है हम लोग, डकैत हैं, कातिल हैं, खून करते हैं, क्या करते हैं हम, चोरी करते हैं। भाई बच्चों को डरा के रखते हैं, अपनी औलादों को। और ये खौफ जो है वो खुद मदर्स ने डेवलप किया हुआ है कि एक जगह पे बैठ ब्रेक जाओ, के बाद चुप इस पे करो। और बात करेंगे। ये जो माए कर रही हैं और बाप कर रहे हैं ना, डरा के रखा है। बाप घर के अंदर घुसता है तो खुश होना चाहिए, बाप आता है कहते हैं छुप पे किधर, ब्रेक ले।
अब इन सारी सिचुएशन में बच्चा पल रहा है और फिर हकला रहा है, फिर इस हकलाने को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? फिर बताइए इसकी फिर क्या ट्रीटमेंट है? अब बच्चा तो कर दिया हमने ख़राब, अब ये बच्चा हकला रहा है, इसकी और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? कोई मेडिकल इसकी कोई सिचुएशन होगी, इसकी कोई थेरेपीज़ होंगी बच्चे की, ये कोई उसको जाके ट्रीटमेंट प्रॉपर कोई मेडिकेशंस के साथ करवानी पड़ेगी, क्या होगा? सबसे पहले अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करवाई जाती है। हेयरिंग में ये होता है कि अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। समटाइम मदर को खुद ही नहीं पता होता कि बच्चे में माइल्ड सा जो है वो हेयरिंग इश्यूज़ हैं। अगर हेयरिंग इश्यूज़ हैं तो फिर हेयरिंग एड्स के साथ जो है वो थेरेपी स्टार्ट की जाती है। फिर कहा जाता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज करना है। बच्चे की डाइट में बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे कि बच्चे को मल्टीपल्स जो है वो ब्राउनीज खाने को दे दी, बाहर की चीज़ें, बच्चे को जो है मीठा ही बहुत खिलाया जा रहा है। मीठा जो है उसकी डाइट से बंद किया जाता है कि बच्चा जो हाइपर कर देते हैं, थेरेपी पे फोकस कैसा रखेगा, बोलेगा कैसे? बच्चे की डाइट में आपने मीठे को जो है वो माइनस करना है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अगर बच्चा कोई बात कर रहा है तो उसकी बात जो है वो कंप्लीट होने दे। मदर हकला रहा है, अच्छा तुम रहने दो, समझ गई मैं, भाई उसकी बात तो सुनो, मुकम्मल तो होने दो। आहिस्ता बोले बच्चा, जब भी बोले आहिस्ता बोले। जब बच्चा तेज़ बोलेगा वो ज़्यादा अटकेगा। आहिस्ता बोले, अल्फाज को जो है वो चंक्स की सूरत में बोले। ये सारी चीज़ें जो है मदर को बताई जाती हैं कि आपने खुद करनी है। फिर थेरेपी के ज़रिए उसका एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है। अगर उसका कोई स्ट्रेस है उस चीज़ को जो है हेल्पफुल किया जाता है कि कहाँ इस चीज़ को जो है मैनेज किया जाता है। इस थेरेपी में अगर थेरेपिस्ट का रोल जो है वो 70% है तो बाकी तमाम रोल जो है वो मदर का है। अगर मदर कोशिश करे तभी बच्चा ठीक हो सकता है। विदाउट थेरेपिस्ट सिर्फ थेरेपी दे रहे हैं तो कैसे ठीक होगा? अच्छा, हम बांग्लादेश चले गए थे ना, मैं छोटी थी तो बंगाली वहाँ पे बोली जाती थी, बंगाली लिखी जाती थी, तो मुझे बंगाली बोलने में बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, तकलीफ होती थी। फिर मैं उनमें एक जैसा फील भी नहीं करती थी। उर्दू पढ़ी है हम लोगों ने, उर्दू बोलते हैं, लैंग्वेज का बच्चों में आता है ये थोड़ा सा ट्रॉमा। इधर भी बच्चे इधर भी हिचकिचाना चीज़ें ट्रॉमाटाइज होते हैं। तो मेरी अम्मी और मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी क्लास की, उनका नाम था बेदर में जोशना, टीचर का नाम था। तो वो मुझे कहती थी कि जो बंगाली की किताब है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अलिब्बे पे थे, वो वहाँ पे शोरियो शोरियो रेशोई देर गुई दी। तो वो ये कहती थी कि ये चीज़ें जो है ना ऊंची आवाज़ में आईने में देख के पढ़ो, और आईने में देख के पढ़ के तो उसके बाद फिर आईने में देख देख के बोलो। तो उससे जो तुम्हारी चिखाहट है, जहाँ पे घबरा रही हो कि ये सब लफ्ज़ सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट, तो वो तुम ठीक हो जाओगी। और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि अगर बच्चे में किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि बच्चे की आजकल डाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड रह गई है, या जो है मदर बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हैं, तो प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहे। हम ये एक्सरसाइज कौन सी, ये भी बताते हैं कोई देखने वालों को? ब्रीदिंग एक्सरसाइज में किस तरह की स्टेप्स हम करवा सकते हैं बच्चों को? ब्रीथिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाती है टंग एक्सरसाइज। टंग एक्सरसाइज में देखा जाता है कि बच्चे के टंग के मसल्स तो नहीं वीक, उसमें बताया जाता है कि आपने टंग जो है वो इन आउट करनी है, बाहर निकालनी है, फिर लेफ्ट राइट करनी है। इसमें जो है बच्चे के मसल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज में करवाया जाता है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, यानी इनहेल और एक्सेल करना है। नाक से बच्चे इनहेल करेगा, थोड़ी देर रोकेगा, फिर एक्सेल करेगा। इस तरह की जो एक्सरसाइज है मल्टीपल टाइम रिपीट करवाई जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रीडिंग। बच्चे को कहा जाता है आपने रीड करना है कुछ भी। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, लाइक 5 या 6 साल का, उसके ज़रिए पढ़ाया जाता है साउंड के ज़रिए, ए बी अलिफ कुछ भी है उसने साउंड के ज़रिए पढ़ना है। अगर बच्चा जो है बड़ी क्लास का है फिर उसने रीडिंग करनी है। इससे क्या होता है? रीडिंग जो है वो आहिस्ता करनी है, इतनी आहिस्ता कि जैसे हम कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं ना अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग, कि बच्चा अगर आहिस्ता बोलेगा तब भी वो क्लियर। स्पीड नहीं करनी, स्पीड नहीं करनी। आपको पता है एक फेमस एक्टर जो थे ऋतिक रोशन, उनको 20 स्वेयर स्टैमरिंग थी, लेकिन आपने उनकी मूवीज़ उनके डायलॉग देखे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम इस चीज़ को जो है विदाउट मेडिसिन जो है मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली? कभी भी नहीं। और स्वेयर लेवल की थी कि एक भी वर्ड वो जो है बगैर हकलाए नहीं बोल सकते थे। और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। उनकी मूवीज़ उनके कैसे थे, उनकी एक मूवी ने क्रिश, उसमें उन्होंने एक तरह का एलियन टाइप का कैरेक्टर किया था। वो उनकी रियल लाइफ पे थी कि मतलब उनको इस तरह की थी स्टैमरिंग। अच्छा, तो इसी टाइप के बच्चे नॉर्मल लाइफ में बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोगों के पाकिस्तानी माइंड का कहीं ना कहीं सेट है कि जी मेडिसिन से ही हो, पैनाडोल लें, कुछ भी लें, ब्रूफोन लें, ठीक हो जाए। थेरेपी से कैसे चेंज करें? लाइफस्टाइल चेंज करने तो सबसे मुश्किल लगता है लोगों को। जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे आप नहीं ठीक होंगे। मतलब ये वो वाली बात है ना कि हमने अगर तोता भी रख लिया घर के अंदर और हम चाहते हैं ये बोलने वाला तोता हमसे बातें करे, ठीक है, तो हरी मिर्चें खिलाने से नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसको लफ्ज़ सिखाने पड़ेंगे। और आपको पता है अगर मदर बात भी बच्चों से समटाइम करती हैं तो बेबी लैंग्वेज में करती हैं,
गलत वर्ड्स बोलती हैं, जैसे कि पानी को वानी बोल दिया, प्यार से बोलती है, लेकिन बच्चा आपको वही गलत वर्ड जो है पिक कर लेता है। अब एक बच्चा आता है, उसकी मदर ने ना हमेशा उसको पानी को मम पीना है, ये पीना है, अब वो गलत वर्ड जो है बच्चा वही प्रोनाउंस कर रहा है। अब इतना मुश्किल लग रहा है कि उसको सही साउंड जो है प्रोनाउंस करना, उसको बताना है कि आपने ऐसे बोलना है। क्योंकि मैं तो ये सिखाया अम्मी तो ना बच्चा अच्छा मैं काका अम्मो चाओ चाओ का चाहिए मां का चाका, ये समझ किसी को, मुझे नहीं आ रही उसको आ रही है बच्चे को, फिर वही वर्ड जो है वो पिक कर रहा है। बेबी लैंग्वेज किसी और के साथ यूज करे ना, बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं? किसी और अपने मियाँ के साथ यूज कर लें, वो तो जवान है जहां। मैंने उसको मदर को कहा, मैंने कहा मियाँ के साथ कर ले, कहती नहीं वो कितना मतलब अजीब सा लगेगा। वैसे बच्चे को भी अजीब लगता होगा कि ये माँ बोल क्या रही है। कहती मियाँ के साथ नहीं, मैं बस बच्चे के साथ बोलती थी, प्यार में लाड में आके। अब बच्चा जो है उसने वही जो है वो वर्ड्स पिक किए और उसके साउंड में इशू है। कितनी यार वैसे हम माए कितनी फनी है, जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, जिसके मुंह में भी जुबान लड़खड़ा भी नहीं रही, वहाँ वहाँ वाला बच्चा, अब उसके मुंह में अगर उसको कुछ खिला भी रहे, कोई खिचड़ी कोई आलू कोई भी चीज उसको मुंह में देने के मुंह खोलो ये करो। What we do is something. बट चलो ये वाली एज तक तो अच्छा है ना, मगर जब थोड़ा सा बोलने में है बच्चा या सुनने में है, उसको वो लफ्ज बोले मेरा बेटा ये खाएगा बड़ा हो जाए, नहीं अच्छा खाएगा मेरा बच्चा बड़ा हो ऐसा। और जो बच्चे जो है वही वर्ड्स जो है आपके पिक कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी जो है वो गलती है मदर्स की। इसीलिए कहा जाता है कि आपने बच्चे से जो भी बोलना है क्लियर कट वर्ड्स में बोलना है। अब अक्सर बच्चे के आपने देखा होगा वर्ड्स में इशू आते हैं, जैसे कि अक्सर लाहौरियों के रे और अड़े में इशू है, इसी वो ही नहीं ठीक। फिर अक्सर बच्चे जो है वो पे में इश्यूज है, क्यों? कुछ मदर की वजह से, और कुछ जो है वो उनका साउंड ही नहीं निकलता, क्योंकि हम जितने भी वर्ड्स बोलते हैं हमारी जुबान को पता है कहाँ कहाँ टच करना है। अब जिन बच्चों के तोतलापन है, जुबान को उस जगह जो है वो टच नहीं होती, फिर उनको जुबान की एक्सरसाइज करवाई जाती है, मसल्स जो है उनके स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं कि उनके मसल्स की वजह से जो एक्सरसाइज है वो ठीक हो, मतलब उनके वर्ड्स जो है वो करेक्ट निकले। अच्छा, और ये थेरेपीज काम करती हैं आप कहती हैं? हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म चलती है। ग़िज़ा में भी कोई ऐसी आपको लगता है चेंजेस आनी चाहिए, कोई डाइट में कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल होनी चाहिए डाइट में। इस पे हेल्पफुल है? हेल्पफुल है। अगर डाइट पे बात करें तो बच्चों को जो है वो सबसे ज़्यादा मदर्स मीठा देती हैं। ये अगर पूछा जाए ना कि इनको खाने में क्या पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। लंच बॉक्स ही मीठे से शुरू होता है उनका स्कूल का, और फिर झूठ बोलती हैं। अब मुझे तो 1 मिनट में पता लग जाता है कि बच्चा मीठा खा के आया। कैसे? बच्चे की उसके एक्शन से, बिहेवियर से। हाइपर होता है, फोकस नहीं करता, बात नहीं सुनता। बच्चा सुना है बच्चा सो भी नहीं पाता अगर बच्चे को बहुत ज्यादा आप मीठा खिला दें, मीठा दे तो बच्चा रात भी हाइपर हो जाता है, चॉकलेट्स वगैरह खिला दो तो। एक मदर थी, वो कहती है बच्चा जो है खुद चीनी के मतलब चम्मच भर भर के खा रहा है, भाई चीनी के बॉक्स को ऊपर रखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब थेरेपी भी करवा रही हो, बच्चे का जो है वो लाइफस्टाइल भी नहीं चेंज करी, ठीक कैसे होगा? फिर उनको ये भी है कि अब डॉक्टर के पास ले आएंगे, इसको 2 दिन में ठीक कर दें, ऐसे नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म चलती है। और दवाई अगर असर नहीं कर रही है तो फिर कहेंगे डॉक्टर ठीक नहीं है, चेंज कर लें। फिर जो है जैसे एक पेशेंट था, उनको स्टैमरिंग थी, स्वेयर स्टैमरिंग, उनकी इतनी मोटी फाइल्स थी, तो उनका बस यही था कि बस मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन उन्होंने खुद पे काम नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं, खुद पे काम कैसे करना है इस पे बात करेंगे। वो बच्चे जो डिले करके बोलते हैं या हकलाते हैं, झिझकते हैं बोलते वक्त, और उनका क्या, उनके पेरेंट्स की क्या ट्रीटमेंट है, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, जो इस तरह के मोटू पतलू टाइप के कैरेक्टर वाले ड्रामे होते हैं, या कोई बच्चों के ऐसे कार्टून के ड्रामा होते हैं जो हम बच्चों को दिखा रहे होते हैं, वो नबूतो कोई आया था ना इस तरह का, आई डोंट नो, नोबिता, ठीक है। अब उस टाइम का जब नोबिता फेमस हुआ, वायरल हुआ, मोटू पतलू वायरल हुआ, बड़ा वायरल हुआ, तो उस टाइम पे जितने बच्चे थे उनकी आवाज़ अगर आप सुने तो वो वही थी, नोबिता की, मोटू पतलू वालों की, उनके कैरेक्टर ही बच्चों की आवाज़ में बोलते थे, क्योंकि हम बच्चों को यही दिखा रहे थे, क्योंकि वो सेफ भी था दिखाना, उसमें फन भी था बच्चों के लिए, कोई मैसेज नॉलेज होती है इन प्रोग्राम्स में, मगर बच्चों की आवाज़ें वही निकलती थी। बच्चे हमसे कुछ मांग रहे तो ये कह रहे हैं अरे भाई हमने तो नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था, हाँ ये कैसे अम्मी हमें ये भी करा दे, अच्छा ओ ये भी हो गया, अच्छा ये वाले नोबिता वाले आवाजें। हाँ बिल्कुल। और अभी जो है वो एक देखते हैं, मतलब अमेरिका की ये लड़की, उसके ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, या फिर कोकोमोन,
कोकोमो का भी बच्चा कोकोमो ही वाली आवाजों में निकला था, उसी की तरह निकलता है। अब मदर कहती हैं कि बच्चा जो है वो उसी बात में बात करता है, उन्हीं की आवाज़ों में, उन्हीं की चीज़ों में बात करता है। बच्चा जो है वो इस कदर उसकी फैंटेसी दुनिया जो है मोबाइल फ़ोन में होती है कि उसे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के भी नहीं पता होते कि चीज़ों के नाम क्या, ये टेबल है, ये बेड है, उसको नहीं पता होता। क्यों? उसने मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा देखा है, ऐसे ही इतना ज़्यादा देखा है। फिर कहते हैं कि नहीं, इसका मोबाइल फ़ोन पहले देखता था, अब नहीं देखता। पहले तो देखता था, अब जो है बेहतरी आने में कुछ टाइम तो लगेगा। अब बच्चे ने जो है पहले 3 साल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखा है, उससे किसी ने बातचीत भी नहीं की है, तो वो ऑटिज़म और ADHD में भी जा सकता है इससे हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की वजह से भी। क्यों? बच्चे की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ख़त्म हो गई है। बच्चा जो है वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता, जब नाम लेते हैं बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो बच्चा जो है वो ऑटिज्म में भी चला जाता है। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो आंख पे देख के बात नहीं करते हैं, नहीं करते। ये ऑटिज्म के सबसे ज्यादा देख के बात करेंगे। हाँ, वो ना ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, ये बच्चे ज्यादातर ये इधर ही उधर बात करते हैं। हाँ, और जब नाम बुलाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता हमारा ये नाम है। नाम लेने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, ये भी एक मेजर सिम्टम्स है। स्पॉन्टेनियस कोई उनकी चीजें नहीं रहती फिर इसका मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब भी अब जब भी हिस्ट्री ली जाती है ना, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल रही है, क्योंकि स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी इज अ मेजर रीजन कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म या ADHD में है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रेस ली है, प्रेगनेंसी उससे मैनेज नहीं हुई, फिर उसको बताया जाता है कि अब आपने बच्चे के साथ इस तरह चलना है कि उसको जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाए, बच्चे के साथ एंगेज रहे। क्योंकि मदर के जो है मूड स्विंग्स हैं वो डेफिनेटली वो बच्चे में भी गए हैं। अगर घर में मदर या फादर कोई हकलाता है तो बच्चा भी आएगा उसी स्टेज में, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, कॉपी कर रहा है। बच्चों को थोड़ा सा एडजस्ट करना जरूरी है। मुझे लगता है जैसे कोई कॉल आ जाए कभी, तो आपको पता है आपकी अम्मी की कॉल है या किसी की कॉल है, आप बोले बच्चे को तुम उठाओ, ठीक है ना, आप बात करो, आप बात करके बात करें, कम्युनिकेट करें, मामा ये करिए, मामा विल कॉल यू इन जस्ट यू नो इन सम टाइम, गिव अ मैसेज, लीव अ मैसेज, इस तरह की कोई बात। बच्चों के साथ थोड़ा सा इस तरह की सर्विसेज रखवानी चाहिए घर में, है ना? रखवानी चाहिए। ये वही बात है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा किताब पढ़े तो सबसे पहले खुद किताब उठाएं। आप किताब पढ़ेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली बुक उठाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है तो बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होगा। इसीलिए मदर को यही कहा जाता है, आपने बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ नहीं करना। वो तो छोटा है, रोएगा। अगर आपको किसी की कॉल भी आ रही है तो जो है वो बाहर जाके या कहीं वॉशरूम में जाके फ़ोन सुन ले, लेकिन बच्चे के सामने ना सुने। बच्चा जिद करेगा, फ़ोन मांगेगा आपसे। इसीलिए मदर को गाइड किया जाता है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें भी हेल्पफुल होता है जब बच्चों के साथ एक्टिविटी में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में माँ बाप अगर इस तरह से बच्चों को टाइम दें, तो आपको लगता है इज दिस हेल्पफुल एज वेल? बिल्कुल, जैसे कि हैं कलर करवाना, बच्चों के साथ कलर करवा रहे हैं। अगर आप किचन में हैं, बच्चों को वैसे जो है छोटी छोटी एक्टिविटी बता दें कि चम्मच ले लो, इसमें खाना डाल लो। इसके अलावा बच्चों को कलर्स के बारे में बताएं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चों को जो है इनिशिएटिव यहीं से लिया जाता है। और हमारे दीन में भी है कि माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर माँ ही जो है वो बच्चों को कुछ नहीं सिखाएगी तो फिर स्कूल और बाकी चीज़ उन्हें क्या सिखाना। सही कह रही हैं। अब जैसे मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा बनाना नहीं आता, बेकिंग का इतना अच्छा काम नहीं आता। मेरी बेटी 10 की हो गई है, तो वो सारा, और उसको मेरे घर की जो स्टाफ है उसने यूट्यूब से सीख के उसको सिखा दिया। तो अब मुझे इतने बड़े बड़े साइज़ के पिज़्ज़े बना के खिलाती है 10 साल की उम्र में, बेकिंग खिलाती है, टोस्टेड चीज़ें बनाती है, सुबह बड़े मज़े की, शाम में पार्टियां करती है। तो मुझे लगता है इस तरह की भी चीज़ों से ना बच्चों को एक्टिविटी थोड़ी सी बाउंड्रीज से हट के देनी चाहिए, है ना? मुझसे तो मेकअप भी मांगती है मेरी बेटी, मैं दे देती हूँ उसको, कहती दिलाओ तो मैं दिला भी देती हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल की जो जेन अल्फा है ना, वो ये नहीं कहते कि हम चलो अगले जन्म में, क्योंकि उनको पता है अगला जन्म कोई नहीं है, मुसलमान है, उनको पता है यही जन्म है, जो कुछ करना है इधर कर लो। ये जितनी भी जेन अल्फा है ना, इनको चाहिए कि वैरायटीज हो खाने में भी, इनके मूड स्विंग्स भी ज्यादा होते हैं, ये एक चीज पे फोकस भी नहीं रख पाते, इनको मल्टी मतलब चीजें चाहिए होती हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, ये चीज भी कर लूं, वो चीज भी कर लूं। इनकी जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर भी कहीं ना कहीं वीक होती है। ये तमाम जो है वो इनके जेंस में है। जो जेंजी थे वो इजी थे, जेन अल्फा मुश्किल है, उनको हैंडल करना, इनके साथ दोस्ती कर लें वरना पछताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेगमेंट था। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी सिंगर बनना चाहता है,
ख़ास तौर के वो जो बेगमात हैं, अगर सिंगर बनना चाहती हैं, शादी हो गई है आपकी और आपके ख्वाब हैं कि आप अच्छी सिंगर बने और आप मशहूर हों और आपके गाने दुनिया गाए, वो कहते हैं ना गाएगी दुनिया गीत मेरे, ठीक है, नूरजहाँ जी का ज़बरदस्त सॉन्ग। तो इस तरह के अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो अपने किचन में खड़े होकर गाना गाया करें ऊंची ऊंची आवाज़ में, ख़ास तौर पे जब मियाँ के लिए हांडी पका रहे हो, क्योंकि आपके मियाँ को अगर आपकी आवाज़ पसंद आ गई तो वो आपको सीधा किचन से ले जाएंगे स्टूडियो और वहाँ ले जाके बना देंगे आपको सिंगर, आपका गाना रिकॉर्ड करवा के पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे। यही कहानी हुई है एक यहाँ पर मेरी मेहमान है उनके साथ, और उनके मियाँ ने इनकी आवाज़ सुनी किचन में गाना गाते हुए और ये उठा के उनको ले गए स्टूडियो, गाना रिकॉर्ड कराया और आज सिंगर बना दिया। मेरे साथ मौजूद है रेहाना खान। कैसी है जी? कैसी तबीयत है? ठीक-ठाक, आप वाह वाह वाह। तो ये किचन से हांडी पकाते पकाते सिंगर बन गई आप? जी बस वो मुझे शौक है वैसे भी माशाल्लाह गाने का। हाँ। तो मैं अक्सर खाना वगैरह बनाते हुए, घर के काम करते हुए खाना तो देखिए सब बना लेते हैं, मगर वगैरह की रेसिपी क्या है, वो कैसे बनाती हैं, उसमें क्या डालती हैं? वगैरह वगैरह डालती हैं? वगैरह में अपनी सिंगिंग। नहीं, वगैरह में रेसिपी क्या है? वगैरह में सबसे पहले क्या डालना है जो हमने पकाना है? वगैरह डालना है। फिर जो मसाले हैं वो भी वगैरह वगैरह मसाले डालने हैं। बिल्कुल। फिर जिनको खिलाना है वो भी वगैरह वगैरह लोगों को खिलाना है। नहीं, वो अपने बच्चों को खिलाते। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कौन सा गाना गा रही थी जो आपके मियाँ के दिल को भा गया? मैं माशाल्लाह मैडम नूरजहाँ जी को गाती हूँ वैसे, वो क्योंकि मेरी रूहानी उस्ताद है, मैंने वो उनको दिल में रख के गाती हूँ जो भी चीज़। तो मैं अक्सर घर में जैसे कोई भी, तो उस दिन मैं ये उनका सॉन्ग था सुना रही थी, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, क्योंकि मैं मियाँ से थोड़ी जी नाराज़गी भी हुई थी। तो वो मुझे ऐसे कहते हैं चलो हम तुम्हें ना स्टूडियो लेके जाता हूँ, मतलब ना रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती उनको इतना अच्छा लगा आप किचन में गा रही थी तो? है। पता नहीं। हमें सुनाए, हमें पता चले कितना कोई अच्छा गाया था जो आपको स्टूडियो ले गए उठा के। गाए जरा। आपकी इजाज़त है? माइक आपके साथ पड़ा है, मेरी इजाज़त है, घर नहीं जाना है, सिर्फ गाना सुनाना है। हेलो। हाँ हाँ आवाज़ आ रही है। तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। आगे आगे और कितने ओ शमा किते गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, अज मैनू तक ना है, अज मैनू तक ना है, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। वाह। और ये देखें उसके बाद वो आपको ले गया और आपको सिंगर बना दिया है ना। वो बाबूजी स्टूडियो पे गए थे, ताफू साहब के ना बेटे के स्टूडियो, तो उन्होंने फिर मुझे कहा आप हम आपका ना सॉन्ग फ्री करते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है। ताफू साहब के बेटे का नाम बता दें। ताफू साहब तो बड़ा नाम है, उनके बेटे भी, सारी फैमिली। रिजवान पापा, रिजवान साहब के पास जाके अपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कराया। तो फिर उधर मैंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया, माशाल्लाह वो शाइन स्टूडियो पे है, बहुत अच्छा। नहीं कोई शक नहीं, ताफू बरादरान की बड़ी खिदमत है मौसीकी और सब घरानों में। और मुझे ये बताएं फिर वो रिलीज हो गया, उसकी वीडियो शूटिंग बना ली? वो बना ली, रिलीज भी हो गया। हाँ, सुनाना है आपने वो थोड़ा? वो सराकी है। सुनाए ना सराइकी? सुनाती हूँ। आ जाए सराइकी, इतनी सुरीली जबान, मुझे बड़े पसंद है सराइकी गाने, सुनाए। असा ढोला तेरे गुलाम होया, तेरे पिछे असा बदनाम होया, असा ढोला तेरे गुलाम होया, तेरे पिछे असा बदनाम होया, तेरे नाल जीवना तेरे नाल मरना, जान तो भी वध तैनू प्यार असा करना, चंगे भले हासे हुन आम होया, तेरे पीछे असा बदनाम होया। नाइस। एक मेरा फेवरेट गाना भी जरा गाएं, वो मुझे आप मेरे प्रोग्राम में बाई गई तो ये गाना जरूर सुनाएं। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार, हाँ दस चले। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले,
आंदा स्वाद गल बात दा खिल रहने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी फैन है हम नूरजहां जी की हैं। बहुत वो वाले भी आते हैं पुसा गहरी रोए। उनके माशाल्लाह कुछ जैसे गज़लें वगैरह नहीं आती, मैं वो इसलिए भी नहीं जल्दी सुनाती कि कोई मिस्टेक ना हो जाए मेरे से। ये भी बड़ा पसंद है। वो फिर आपको पता है बड़ा इनकी चीज़ों को ना बड़ा दिल में मगर इनमें उर्दू भी बहुत अच्छी गाई, जैसे याद पिया के आए आए हाय। उनके जैसा कोई गा तो नहीं सकते, लेकिन मैं इतनी सी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी बहुत डर डर के। ये प्यार है ना, बहुत लगाव है मौसीकी से। तो अभी कहीं से पक्के और ये वो सुर करती है, जाके प्रैक्टिस करती हैं नहीं, मैं घर में ही बस, फिर कोई टाइम ही नहीं होता। कोई पांडा बजा के बर्तन धोते वक्त जॉट ऑन कवाली वगैरह लाइव करती हूँ, कैफे है ना जो। अच्छा, उधर आपने हाँ शुरू जी, किया है। पूरी मेरी प्रॉपर टीम है साथ। वाह वाह वाह। तो आजकल ये कवालियों का बड़ा ट्रेंड आ गया, जी, लड़कियां जी, बहुत कर बिल्कुल। रही हैं, औरतें कर रही हैं। हाँ जी, वहाँ पे बस अभी तो टाइम का भी बड़ा उन्होंने मसला कर दिया ना कि मतलब 8 बजे से पूरे 11:30 क्लोज करवा देते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बच्चों के लिए जो भी रिज़्क अच्छा कमा के और अपने हुनर अपने टैलेंट से कमा रही हैं, अपनी मियाँ की मर्जी से कमा रही हैं। चैनल अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपके आगे जो रास्ते हैं वो आसान करे, आपके बच्चों की भी आसान और करे। मेरी दिली ख्वाहिश थी आपको मिलने की, मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ माशाल्लाह। मैंने आपके चैनल यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह भी लाइक किया हुआ है। थैंक यू, मैंने आपको लाइक कर लिया। थैंक यू। देखिए आप शो पे कैसे अल्लाह ताला मुलाकात कराता है, स्मॉल वर्ल्ड मगर खुशियाँ बड़ी बड़ी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, आपसे मुलाकात करेंगे हम कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।